हमारा क्या कह रहा है बेटा, टॉपिक हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, एंड दैट इज गॉसेस थ्योरम. बट बिफोर स्टार्टिंग गॉसेस थ्योरम वी मस्ट अंडरस्टैंड अ सिंपल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? रौनक बताइए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? सर मुझे आपसे सेकंड चैप्टर में एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था. सेकंड चैप्टर में कंसेप्चुअल? सेकंड चैप्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं बेटा हमने. सर हाँ, लेकिन मैं पढ़ा था तो एक फर्स्ट चल रहा क्वेश्चन है. कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस व्हाई. आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस व्हाई. cannot have a large capacitance by. बेटा ये बताओ, आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है, पहले ये बताओ. सर जो कनेक्टेड नहीं होता किसी आइसोलेट और से. मतलब, देखिए देखिए मैं बताता हूँ. कैपेसिटर की हमेशा दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव. बात समझ में आ गई? कैपेसिटर को ही कंडक्टर, कैपेसिटर के तीन नाम होते हैं, कंडेंसर, कंडक्टर और कैपेसिटर. तीन नाम, कंडेंसर, कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडक्टर. कंडक्टर को ही कैपेसिटर कहते हैं, सबसे पहले बात ये समझ लेना. आइसोलेटेड कैपेसिटर का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब होता है कि किसी कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नेगेटिव प्लेट को कहां ले जाओ? इनफाइनाइट पर ले जाओ. तो जो सिंगल प्लेट बचेगी उस कंडक्टर से जो कैपेसिटर बनेगा उसे क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कैपेसिटर कहते हैं. ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या मतलब आइसोलेटेड का होता है, अभी क्लास आएगी जब. तो आइसोलेटेड कैपेसिटर बन गया. अब बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? दो इनफाइनाइट पर रखी हुई प्लेट होगा या दो पास में रखी हुई प्लेट होगा? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? जो पास में रखी होंगी उनका फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा कन्फाइंड होगा. वरना वो बहुत लार्ज डिस्टेंस में फैल जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज डिस्टेंस में फैलेगा तो लाइनें दूर दूर हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टर हो जाएगा. तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? नॉर्मल कैपेसिटर की या आइसोलेटेड कैपेसिटर की? नॉर्मल कैपेसिटर की ज्यादा होगी, आइसोलेटेड की हमेशा कम होती है. लेकिन जितनी बातें बेटा मैंने अभी आपको बताई ये सब आधी अधूरी बातें हैं, बहुत सारी बातें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाकर ये कंसेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर होगा. ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, बाकी जब जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको ये कैपेसिटर का पूरा कंसेप्ट में चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा. ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक है गॉसेस थ्योरम. मेन टॉपिक हमारा अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बच रहा है बेटा, गॉसेस थ्योरम. और गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, फ्लक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? गॉसेस थ्योरम पढ़ना पड़ता है. तो फ्लक्स क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा. हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक हेडिंग है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फाई से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई. फाई से डिनोट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जरा समझने की कोशिश करिए. एक चार्ज पार्टिकल है, कहीं पर भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कहां पर है, पास में है, दूर है, पॉइंट है, लाइन है, सरफेस है, कैसा चार्ज है अभी इसकी बात मत करो. एक चार्ज पार्टिकल है और उससे क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं. उस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हैं. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन यहां से पास आउट हो रही है बेटा. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक लाइन के रास्ते में मैंने एक सरफेस लगा दी. एक सरफेस लगा दी बेटा. जैसे मान लो ये बुक मेरे पास है, ये बुक मेरे पास है बेटा. एक इधर वाली दीवार जो है मेरी वो पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, इधर वाली दीवार मेरी कैसी है? नेगेटिव चार्ज की बनी हुई है. सब लोग ध्यान से समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फ्लक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा. ये वाली दीवार जो है इधर वाली, यहां एक दीवार है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज की दीवार है. ये वाली दीवार नेगेटिव चार्ज की दीवार है. लाइनें आ रही होंगी ऐसे, यहां से लाइनें आ रही हैं. ये इनविजिबल लाइनें हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं. लेकिन अगर मैं इनके सामने ऐसे एक बुक रख दूं, ऐसे बुक रख दी बेटा मैंने, तो क्या होगा? कुछ लाइन इस बुक के ऊपर से जाएंगी, कुछ नीचे से जाएंगी, कुछ लेफ्ट से जाएंगी, कुछ राइट से जाएंगी, और कुछ लाइनें इस सरफेस के अंदर से भी जाएंगी. इस सरफेस के अंदर से भी जाएंगी बेटा. कुछ लाइनें इस सरफेस के अंदर से भी जाएंगी. इन नंबर ऑफ लाइंस को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, गिन लूं, तो वो जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी किसी गिवन सरफेस से, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी, उन इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक
फ्लक्स कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएंगे, फिर उसके बाद इसको आपका प्रूफ करेंगे इसे कि कैसे गॉसिस थ्योरम से इसे कैलकुलेट करते हैं, गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है बेटा, अंतिम है लेकिन थोड़ा लंबा टॉपिक है, 2-3 क्लासें इसमें लगेंगी, तो आराम से इसको पढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग डालिए सबसे पहले और लिखना शुरू करेंगे बेटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू a given area, यूनिट एरिया मत लिखना बेटा, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्या बताएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा। यहां सामने हमने एक एरिया रख दिया, कुछ लाइनें इसके अंदर से पास हो रही हैं। जो लाइनें इसके अंदर से पास हो रही हैं बेटा, उन लाइनों को हम अगर कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाली लाइनों को छोड़ दो, नीचे वाली लाइनों को छोड़ो, लेफ्ट राइट से जाने वाली लाइनों को भी छोड़ दो, लेकिन जो लाइनें इस सरफेस के अंदर से पास हो रही हैं, अगर उन लाइन को हम कैलकुलेट कर लें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो मैथमेटिकली ये क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें किसका? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे मैथमेटिकली क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं। जब मैंने डेफिनेशन आपको कराई थी, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन कैसी लाइनें होती हैं? इमेजिनरी लाइन होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या हम काल्पनिक रेखाओं को गिन सकते हैं? अरे जो है ही नहीं उन्हें गिनोगे कैसे? है ही नहीं ऐसा तो कहना गलत होगा, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन में है, हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए गिनना पॉसिबल नहीं है। बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे यहां पर मैथमेटिकली the dot product of electric field vector and area vector, electric field vector or area vector is called electric flux. Phi is equal to E डॉट ए। फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? E डॉट ए। फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, और E डॉट ए वेक्टर में आपने पढ़ा होगा E ए कॉस थीटा, E ए कॉस थीटा। ए यहां पर एरिया है, E यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा यहां क्या है बेटा? थीटा यहां क्या है? कोई बता सकता है? अच्छा कोई बताएगा मुझे एरिया क्या होता है बेटा? स्केलर होता है या वेक्टर होता है? Anyone can tell me area is a scalar or vector? जल्दी बताइए बेटा। Scalar, sir. Area is a scalar or vector? Area is a vector quantity, not scalar, vector. Area is a vector quantity. अरे तभी तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर का ही तो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर का थोड़ा ना, स्केलर का तो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है बेटा। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है बेटा? ये लेंथ इनटू ब्रेथ मैग्नीट्यूड होता है। आप पूछेंगे सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। अरे थीटा डायरेक्शन नहीं होती बेटा, थीटा तो एंगल होता है बिटवीन टू डायरेक्शन। मैं बता रहा हूं, सुनो रौनक, सुनो मेरी बात अभी ध्यान से। थीटा तो बेटा दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। जैसे एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, दो डायरेक्शन हो गई है, एक ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल।
दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। थीटा कोई डायरेक्शन नहीं होती, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, ठीक है। अब सोचिए एरिया की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, जैसे ये मेरा हाथ है, इसका भी अपना कुछ एरिया होगा, डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस दिख रहा है, ऐसे हाथ रखा है ऊपर की तरफ होगा, ऐसे रखूंगा नीचे की तरफ होगा, ऐसे रखूंगा लेफ्ट साइड में, ऐसे रखूंगा राइट साइड में। हमेशा एरिया की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहां देखिए इस फिगर में देखो बेटा, अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दें, यहां से इसे हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, ऐसे रखा था पहले, ऐसे रखा था, ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो यहां पर एरिया इधर की तरफ चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये एरिया आपका इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट होती है, और ये एंगल होगा हमारा थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हम यहाँ क्या कहेंगे, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस यानी एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर टू सरफेस को हम लिखते हैं एरिया वेक्टर, ई कैप। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब इसमें यहां पर देखो ई डॉट डी, अब दो कंडीशन यहां पर आएंगी। पहला आएगा प्लेन परपेंडिकुलर, एक वर्ड आएगा न्यूमेरिकल के लिए बेटा, प्लेन परपेंडिकुलर। तो प्लेन परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर। प्लेन परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड प्लेन परपेंडिकुलर। और दूसरा यहां पर वर्ड आएगा प्लेन पैरेलल। प्लेन पैरेलल का मतलब प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये दो सिचुएशंस होंगी बेटा। पहली कंडीशन में थीटा बताओ कितना होगा, ये वाला थीटा कितना होगा, यहां पर थीटा कितना होगा बेटा, फर्स्ट कंडीशन में थीटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर 0 डिग्री। थीटा यहां पर आएगा 0 डिग्री, ठीक है। एरिया यहां इस तरह से होगा बेटा, एरिया की डायरेक्शन देखो जरा ध्यान से, एरिया होगा आपका, ये थोड़ा सा इसको डार्क करके बना रहा हूं मैं, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो एकदम से पूछो। ये एरिया की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहां परपेंडिकुलर देखकर कंफ्यूज मत होना बेटा, परपेंडिकुलर देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि प्लेन परपेंडिकुलर, कभी कभी कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, प्लेन इज परपेंडिकुलर, ओके प्लेन से लेना देना नहीं होता हमारा, प्लेन इज परपेंडिकुलर देन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखो प्लेन इज पैरेलल, अगर प्लेन पैरेलल है, चलो यहां थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, फ्लक्स कितना होगा ई ए कॉस जीरो कितना होता है बेटा, कॉस 1 होता है, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा फाई इज इक्वल टू ई ए। यहां देखें बेटा, यहां पर अगर थीटा प्लेन पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, तो थीटा कितना आ गया जी हमारा, जल्दी बताओ बेटा, थीटा कितना आ 90 गया, डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। हमेशा याद रखना बेटा, प्लेन पैरेलल थीटा 90। मुझे पता है तुम भूल जाओगे, अभी आज आज तो याद है, लेकिन कल को फिर वही गलती करोगे। लेकिन कुछ बच्चे जरूर होंगे बेटा ऐसे जो नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 0 आ गया, और फ्लक्स कितना हो गया बेटा, ई ए कॉस 90 प्लस 0। आप देख रहे हो यहां पर कोई लाइन पास इस सरफेस से नहीं हो रही है, सारी लाइनें पैरेलल चली जा रही हैं और कोई लाइन यहां से पास नहीं हो रही है। तो इस थीटा को समझना बहुत जरूरी है बेटा, थीटा प्लेन पैरेलल, प्लेन परपेंडिकुलर, ये दो कंडीशन आप समझेंगे। फटाफट कॉपी करिए यहां तक और मुझे बताइए इसमें आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। शुभम, टाइप ऑफ फ्लक्स की बात करेंगे बेटा, कितने टाइप का फ्लक्स होता है, तो याद रखिए बेटा, टाइप ऑफ फ्लक्स दो तरह का होता है, मतलब फ्लक्स दो तरह का होता है, पॉजिटिव फ्लक्स
और नेगेटिव फ्लक्स। दो तरह का फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। कैसे पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स? देखो, अगर मान लो बेटा ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है बेटा, और इसकी कुछ एरिया होगा, इसके कुछ एरियाज होंगे बहुत सारे। कौन कौन से एरिया होंगे? 6 सरफेस होंगी इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इस तरह से हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इसके पास 4 सरफेस ऐसी हैं बेटा जो थीटा 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। कौन कौन सी सरफेस? एक तो ये ऊपर वाली सरफेस 90 एंगल बनाएगी, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इसके अपोजिट वाली सरफेस 90 एंगल बनाएगी, इसके साथ भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। उसके बाद एक फ्रंट वाली सरफेस जो आपकी तरफ बाहर की तरफ है, यहां से भी बेटा 90 एंगल बनेगा। थोड़ा 3D में बनाना पड़ेगा हमें। 90 में बनेगा बेटा एंगल, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और ऐसे ही इसके पीछे वाली सरफेस भी 90 एंगल बनाएगी, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ये सब सारी सरफेस क्या होंगी बेटा? 4 सरफेस 90 एंगल बनाएंगी। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट सरफेस की बात करूं, ये फर्स्ट सरफेस, और इस सेकंड सरफेस की बात करूं, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, दो सरफेस हैं जो यहां पर 0 और 180 एंगल बनाएंगी। 0 और 180 कैसे बनाएंगी बेटा? एक बात ध्यान रखना, जैसे ये मेरे पास बुक है, ये बुक हो गई बेटा, तो एक क्यूबॉइड हो गया, ये एक तरह का क्यूबॉइड हो गया। हम इसकी थिकनेस को समथिंग कुछ मान रहे हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस को समथिंग कुछ मान रहे हैं, क्यूबॉइड हो गया। ये सरफेस किधर एरिया कैरी करेगी? बाहर की तरफ, इधर की तरफ। ये वाली सरफेस किधर एरिया कैलकुलेट करेगी? इधर की तरफ। यानी एरिया अगर किसी क्यूबॉइड का लेते हैं तो आउटसाइड में लेते हैं बेटा, ऐसे आउटवर्ड लेंगे। इसका एरिया इधर की तरफ लेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया इधर की तरफ लेंगे, इस पार्ट का एरिया इधर लेंगे, इसका ऊपर लेंगे, इसका नीचे लेंगे। अंदर की तरफ एरिया नहीं लेते, किसी क्लोज सरफेस का एरिया बाहर की तरफ लेते हैं बेटा। तो ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये सरफेस कितना एंगल बनाएगी? फर्स्ट सरफेस एंगल बनाएगी बेटा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्लक्स कितना होगा? ई ए कॉस 180, और यहां पर फ्लक्स आ जाएगा माइनस ई ए, यानी एक फ्लक्स हो गया माइनस ई ए, नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, तो पहला फ्लक्स कौन सा हुआ हमारे पास? नेगेटिव फ्लक्स। और दूसरा फ्लक्स कौन सा होगा बेटा? इस सेकंड सरफेस का, इसे कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा बेटा। इस सरफेस से थीटा, सेकंड सरफेस से थीटा बनेगा 0 डिग्री। फ्लक्स कितना होगा? ई ए कॉस 0, यानी प्लस ई ए। तो एक तरह से बेटा अगर किसी सरफेस के अंदर लाइनें जा रही हैं, अगर किसी सरफेस के अंदर लाइनें घुस रही हैं, तो उसे हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी सरफेस के बाहर लाइनें आ रही हैं तो उसे हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। तो दो तरह का फ्लक्स हमारे पास होता है। और नेगेटिव फ्लक्स, इसे हम इनवर्ड फ्लक्स कहते हैं, और आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं बेटा। तो दो कैटेगरी फ्लक्स की हमारे पास हो जाएंगी, आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स। देखो मैं दोबारा से बता देता हूं बेटा, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर एरिया की डायरेक्शन किधर लेंगे? जैसे ये मेरे पास एक क्यूबॉइड हो गया बेटा, ठीक है, ये एक डिब्बी सी ले ली मैंने, ये क्यूबॉइड हो गया। इस सरफेस का एरिया बाहर ऐसे होगा, मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे होगा। इस सरफेस का एरिया इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। हमेशा एरिया क्या लेंगे? आउटवर्ड लेंगे, निकलता हुआ लेंगे, इधर इधर। तो अगर मैंने इसे यहां पर रख दिया, इसको यहां रख दिया, तो ये जो फर्स्ट सरफेस है ये कितना एंगल बना रही है? 180 एंगल बना रही है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक लाइन के साथ। और जो ये दूसरी सरफेस है ये कितना एंगल बना रही है बेटा? ये एंगल बना रही है 0 डिग्री। यानी जिस सरफेस के अंदर लाइनें जा रही हैं वो सरफेस 180 एंगल बना रही है। 180 एंगल का मतलब -1, फ्लक्स आएगा नेगेटिव।
जिसमें अंदर लाइनें जाती हैं तो वो नेगेटिव फ्लक्स हो जाता है, और जब लाइनें किसी एरिया से बाहर निकलती हैं तो क्योंकि एरिया पॉजिटिव 1 एंगल बना रहा है, पॉजिटिव 1 cos 0 एंगल बना रहा है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो तरह का फ्लक्स आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स आता है बेटा। ठीक है, फटाफट से बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा से। कि हमने टाइप पढ़ लिए बेटा, दो टाइप के फ्लक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप के फ्लक्स हो गए बेटा हमारे पास। फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया ई डॉट ए, और फ्लक्स बेटा हमारे पास क्या होती है, फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ये आपका फ्लक्स हो गया, फिजिकल क्वांटिटी है, कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट भी होनी चाहिए इसकी कुछ। यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, यूनिट ऑफ फ्लक्स, क्या यूनिट ऑफ फ्लक्स होता है, phi इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर फॉर्म में, phi इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और यूनिट क्या आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन न्यूटन पर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, यानी फोर्स अपॉन चार्ज। F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई बेटा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट ऑफ फ्लक्स। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं बेटा हम, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स देखो बेटा, न्यूटन की डायमेंशन mlt-2, इट इज अ फोर्स, mlt-2 सबको याद होनी चाहिए, 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन एनालिसिस। और मीटर की तो डायमेंशन सबको पता है, मुझे भी पता है, L2। ठीक है, और चार्ज की क्या बताई थी बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग में, चार्ज की डायमेंशन, क्यू की डायमेंशन क्या थी, जल्दी बताओ मुझे, ए इंटू टी, ए इंटू टी चार्ज की डायमेंशन थी, ए इंटू टी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ml3 t-3 a-1। सिंपल सी बात, इस ये आपका फ्लक्स हो गया। सोचकर बताइए बेटा, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सो स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, कैसे पता चला स्केलर, रौनक स्केलर है, डॉट कैसे प्रोडक्ट है पता सर। चला, डॉट प्रोडक्ट है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिल्कुल समझ जाएगा। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी आती है। हमने क्या किया था, ई डॉट ए, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सक्षम आ रहा है कुछ समझ में बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। सक्षम बोलो जल्दी फटाफट, यस इलेक्ट्रिक सर। फ्लक्स क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरा स्केलर बताओ मुझे, स्केलर तो है, डेफिनेशन बताओ जल्दी फटाफट, क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, पहले से ही समझ के रखोगे तो कितना अच्छा रहेगा। बताओ जल्दी क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, मधुर जल्दी बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Sir, electric line passes through a given area is called electric flux. वेरी गुड, सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली क्या कहते हैं बेटा इसको, पीयूष बताइए बेटा जल्दी से, पीयूष मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सर ई डॉट प्रोडक्ट ए एरिया, हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना बेटा, पूरा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, दो तरह का होता है फ्लक्स, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इनवर्ट जाएगा तो पॉजिटिव होगा, आउटवर्ट जाएगा तो नेगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, न्यूमेरिकल करेंगे बेटा इसके ऊपर। ठीक है पीयूष जी, लैपटॉप में माइक नहीं होता, अरे भाई नहीं होता तो नहीं होता, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा